जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं वीर विक्रमादित्य के अनसुने किस्से का भाग 3। हम आपको इसमें बताएंगे वीर विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरत के साथ क्या क्या हुआ था। भक्तों, यह सोचकर युवराज ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा, घोड़े की लगाम को मजबूती से थामा और बिना देर किए घोड़े को पूरी गति से उस ओर दौड़ा दिया जहां वह शेर घने वृक्षों की छाया में आराम कर रहे थे। जब सैनिकों ने अपने महाराज को अकेले आगे बढ़ते हुए देखा तो वे भी अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ाने लगे जिधर राजकुमार भरतरी गए हुए थे। उधर अब शेरों ने घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनी और राजा को अपनी ओर आते ही देखा तो शेर भी अपने बचाव के लिए जंगलों की तरफ भागने लगे। भक्तों, अब दृश्य कुछ ऐसा था कि आगे आगे शेर, उनके पीछे राजा भरतरी और सबसे पीछे उनके सैनिक अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। शिकार के जोश में राजा भरतरी जंगल की गहराइयों में बढ़ते चले गए। धीरे धीरे जंगल इतना घना होता चला गया कि चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा। जब राजा ने पीछे मुड़कर अपने सैनिकों को देखा तो वे एकदम से चौंक गए क्योंकि सैनिक दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब उन्हें अपने सैनिक दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि लगता है मेरे सैनिक मुझसे पीछे छूट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे कुछ देर में मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंच जाएंगे। तब तक मैं इस झुंड में से एक दो शेर का शिकार कर लेता हूँ। युवराज ने पलटकर शेरों की तरफ को देखा, लेकिन जब राजा भरतरी ने दोबारा शेरों की तरफ देखा तब तक वो शेर भी युवराज की नज़रों से ओझल हो चुके थे। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा अपने मन में विचार करने लगा कि ना तो मेरे सैनिक मुझे दिख रहे हैं और जिस शिकार के पीछे मैं यहाँ तक आया था वह शिकार भी मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है। राजा ने काफ़ी देर तक अपने सैनिकों के आने की प्रतीक्षा की, लेकिन काफ़ी समय गुजरने के बाद भी कोई सैनिक उनके पास नहीं पहुंचा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और उस जंगल में अंधेरा छाने लगा। अब राजा भरतरी को चिंता सताने लगी कि अगर मैं यहीं बैठा रहूँगा तो जंगल में रात हो जाएगी और यहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे बिना विलंब किए यहाँ से चलना चाहिए। भक्तों, यही सोचकर महाराज भरतरी अपने घोड़े पर सवार हुए और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। लेकिन जंगल इतना घना था कि उन्हें कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक युवराज भरतरी उस जंगल में ऐसे ही भटकते रहे। काफ़ी देर भटकने के बाद युवराज ने सोचा कि मुझे किसी एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कहीं न कहीं जाकर तो यह जंगल समाप्त होगा है। यही सोचकर युवराज एक दिशा में आगे बढ़ने लगे। काफ़ी समय तक युवराज भरतरी उसी दिशा में चलते गए। जब चलते चलते उन्हें रात बीत गई तब कहीं जाकर वह उस जंगल के निकलने में कामयाब हो पाए और उस जंगल से निकलकर वो किसी अज्ञात राज्य की सीमा में पहुंच गए। जब राजकुमार भरतरी ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण बहुत ही मन भावन है। जब वह कुछ दूर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर बगीचा है। बगीचे में चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की भीनी भीनी सुगंध पूरे वातावरण को बड़ा मन भावन बना रही है। उस बगीचे को देखकर राजा भरतरी मंत्रमुग्ध हो गए। बोले कि यह स्थान कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। मुझे एक बार इस बगीचे के अंदर चलकर देखना चाहिए कि यह किसका बगीचा है। भक्तों, यही सोचकर युवराज ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा
और स्वयं उस बगीचे को देखने के लिए चल दिए। यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। यह उस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी पिंगला का प्रिय उपवन था। यह उपवन अत्यंत सुंदर और हरा भरा था। तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प अपने भीने भीने सुगंध से पूरे वातावरण को महका रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीतमय बना रहा था। ठंडी ठंडी मन समीर प्रवाहित हो रही थी, जिससे मन प्रफुल्लित हो उठता था। इसी उपवन में राजकुमारी पिंगला अपनी सखियों के साथ नृत्य भ्रमण के लिए आया करती थी।